नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। यूपी को लेकर आरएसएस का प्लान क्या है? आधार की तर्ज पर किसान कार्ड बनाने का कौन सा प्लान है? यूपी के सभी एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला प्लान क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यूपी सरकार क्या नए फैसले कर रही है? यूपी पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए कौन से नए कदम उठाए जा रहे हैं? और यूपी में छोटे उद्योगों को लेकर सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए हैं? इस वीडियो में जानेंगे सभी सवालों के जवाब। और रोजाना की तरह मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हैं उत्कर्ष चतुर्वेदी। उत्कर्ष, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया वरुण। और जैसा आपने बता दिया, आज मुझे लगता है काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों को जो सहूलियतें हम कह सकते हैं उनसे जुड़ी होंगी। राजनीतिक कयास कम है और जमीनी डेवलपमेंट पर शायद आज ज्यादा बात होने वाली है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आज बात करेंगे आरएसएस के प्लान की। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने वार्षिक कार्यक्रमों की तैयारियों में जुट गया है और इसी कड़ी में बुधवार को लखनऊ में पूर्वी क्षेत्र के चारों प्रांत के पदाधिकारियों की 4 दिवसीय बैठक का आगाज हुआ। इसमें अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल पूर्व करने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारियों के साथ गुरु दक्षिणा कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में शाखाओं के विस्तार के साथ दलितों और पिछड़ों में पैठ बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। उत्कर्ष, आपसे मेरा बहुत सीधा सवाल ये कि आरएसएस की ये जो बैठक है यूपी के लिहाज से महत्वपूर्ण क्यों है? दो कारण है वरुण। एक तो राजनीतिक कारण है जिसके बारे में कहा कम जाता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कारण है, और वो ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में उस तरीके की सफलता नहीं मिली जैसा पार्टी चाह रही थी। और बहुत सीधे साफ शब्दों में कहें तो अधिकतर जगहों पर जो हार का सामना करना पड़ा, जो फीडबैक वाली बात होती रही, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने की बात हुई, संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समन्वय न होने की बात कही गई, उसको लेकर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और खासतौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये पूर्वी क्षेत्र के पदाधिकारियों की एक लंबी बैठक है। ये घंटे 2 घंटे या एक दिन की या एक या दो सत्रों की, 3 सत्रों की बैठक नहीं है। ये 4 दिन की बैठक है वरुण। तो इसमें जब आप इतना लंबा बैठते हैं तो जो सामान्य या जो एजेंडा होता है, जो सामान्य चर्चाएं होती हैं, जो एजेंडा तय होता है, जो विषय तय होते हैं, उसके अलावा कई सारी इनफॉर्मल चीजों पर भी बात होती है। क्योंकि जब 4 दिन की बैठक होती है, आप भी जमीन पर इन तरीके की जो संघ की बैठकें हैं उनको कवर करते रहे हैं। आप भी बखूबी जानते हैं कि फिर वो शिविर लगता है एक ही कैंपस में या एक ही जगह पर। ये तमाम जो पदाधिकारी होते हैं वो मौजूद होते हैं। और जब उनकी बैठकों के अलावा के जो समय होते हैं, यानी कि जो खाली सत्र होते हैं या फिर चाहे वो खाने पीने के दौर हो, उस दौरान जो बातें हों, उस दौरान काफी कुछ इनफॉर्मल चर्चा होती है, अनौपचारिक बातचीत होती है। और उसमें चुनावों को लेकर बातचीत होना बेहद स्वाभाविक है। तो एक तो महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि लंबी बैठक है, कई अलग अलग पदाधिकारी आएंगे और वो भी अपनी राय, आप फॉर्मल कहिए इनफॉर्मल कहिए, लेकिन संघ के बड़े पदाधिकारियों तक, उस पूरे संगठन में जो शीर्षस्थ लोग हैं जो यहाँ मौजूद होंगे, जिसमें सर कार्यवाह भी आएंगे, दत्तात्रेय होसबोले, उनके सामने हो सकता है इन तमाम बातों को रखा जाए। दूसरा, जो आपने अपने उस पूरे इंट्रो में बताया, दो कार्यक्रम हैं जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक, संघ 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, 100 साल की जो कार्यक्रम है, गुरु दक्षिणा जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, दरअसल वो एक तरीके से लोगों से जोड़कर समन्वय वाली बात है कि आप उसको चंदा कह लीजिए, फंडिंग कह लीजिए, या संघ के प्रति जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी आस्था या निष्ठा के साथ या जिस भी सामर्थ्य के साथ वो जो जुड़ाव प्रदर्शित कर सकते हैं वो करें। तो उससे तो वो उसको इनफॉर्मल मेंबरशिप ड्राइव के तौर पर लीजिए। और उससे बड़ी बात जो आपने भी कहा अपने उस पूरे इंट्रो में, वो ये है कि दलितों और पिछड़ों में पैठ बनाने की कोशिश। उस पूरी बैठक में, जब ये पूरी बैठक शुरू होनी थी, तो जो स्वागत भाषण दिया गया तो उसमें ये तो कहा ही मतलब गया कि देखिए, राजनीतिक, ये जो बैठक है इसके राजनीतिक मायने भी हैं उत्कर्ष? बिल्कुल है वरुण। राजनीतिक मायने इसलिए हैं क्योंकि देखिए, हम एक बात लगातार जिस पर चर्चा कर रहे हैं, आपने भी कई स्टोरियां भी उस पर की, कई वीडियो अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हमने अपलोड किए हैं, लोगों के बीच में हैं कि देखिए, एक चीज तो रिव्यू में सामने निकल कर आई ना कि आपको उत्तर प्रदेश के कई सारे जाति वर्गों का वोट नहीं मिला इस बार भारतीय जनता पार्टी को। और उसमें से अधिकतर जो वर्ग है जिसके बारे में कहा गया कि भाई वो वर्ग है जो कि या तो पिछड़े हैं या दलित हैं। और ऐसे में जब इनके वोट नहीं मिले, इनका साथ नहीं मिला, जो परंपरागत रूप से पिछले कुछ चुनावों में पार्टी के या संगठन के साथ रहे हैं, तो अब ये जरूरी हो जाता है कि इन सब के लिए हम एक काम करें कि उनको कैसे जोड़ा जाए, उनमें कैसे पैठ बनाई जाए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये जो बैठक है उसमें इस एजेंडे पर भी चर्चा होगी कि कैसे दलितों और पिछड़ों के बीच में और संघ परिवार जाए,
और ऐसे क्या कार्यक्रम हो सकते हैं? हम देखते हैं कि कुछ कार्यक्रम वनवासी कल्याण जो समितियां चलती हैं, आश्रम चलते हैं, इसके अलावा जो एकल विद्यालय चलते हैं और जिसके जरिए स्कूलों में मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आने वाले लोगों को जगह दी जाती है। लेकिन अब संघ के जो पदाधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कुछ कार्यक्रम जो कि समाज से जुड़े कार्यक्रम होंगे, सामाजिक कार्यक्रम ज्यादा है जिसके बारे में मोटा-मोटा जानकारी मिल पाई है। एक बार जब 4 दिवसीय बैठक खत्म होगी, तो कार्यक्रमों की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पहले भी बात हुई थी, चाहे वो कुओं की सफाई की बात हो, जैसा सरसंघचालक कई बार कह चुके हैं कि एक ही कुओं का प्रयोग हो, गाँव में जाकर इस बारे में जागरूकता फैलाई जाए। जो हम बँटवारा देखते हैं जातियों में, खाने को लेकर जो बँटवारा देखते हैं, जो सामूहिक भोज की बात होती है, उस तरीके की एक्टिविटी मुझे लगता है कि खास तौर पर 100वें साल में प्रवेश को लेकर संघ उस पर फोकस करेगा, ताकि दलितों, पिछड़ों को भी जोड़ा जा सके और समाज के बाकी वर्ग जुड़े। उसके लिए गुरु दक्षिणा कार्यक्रम को बड़ा बनाया जाएगा, क्योंकि उसमें तमाम वो लोग जो अपने-अपने सामर्थ्य के हिसाब से संगठन से जुड़ सकते हैं, वो आकर उसमें अपनी सहभागिता को रखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आधार की तर्ज पर ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद एक किसान नंबर जारी होगा और इस नंबर के जरिए ही संबंधित किसान का पूरा विवरण देखा जा सकेगा। रजिस्ट्री का काम पूरा होने के बाद किसान कार्ड बनाया जाएगा और रजिस्ट्री से मिलने वाले नंबर के जरिए दिसंबर से पीएम किसान सम्मान निधि समेत बाकी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। कृषि विभाग का यह दावा है कि पूरे प्रदेश में एक साथ किसान रजिस्ट्री शुरू करने वाला यूपी पहला राज्य है। उत्कर्ष, अब जो किसान सम्मान निधि है किसान कार्ड के जरिए मिलेगी, तो इस किसान कार्ड को थोड़ा विस्तार से समझाइए। कैसे किसानों के लिए ये कार्ड महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए, एक दो महत्वपूर्ण चीजें तो वरुण आपने ही बता दी कि एक तो ये जो लिंक की बात है कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है या किसान आधार कार्ड है, ये किसानों को मिलने वाले किसान क्रेडिट कार्ड और उनके मूल आधार कार्ड, इन दोनों को लिंक करके बनाया जाएगा, ताकि आधार कार्ड के जरिए जो खाते जुड़े हैं उनकी जानकारी भी इस कार्ड में आ जाए और उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड जो है जिससे किसानों को तमाम सुविधाएं मिलती हैं, उसकी जानकारी भी इस कार्ड में आ जाए। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा, प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सत्यपाल शाही, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो कोट किया है, मैं कोट अनकोट उसे पढ़ दूं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से किसानों को ढेर सारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है और जो धांधली की बात आती है उसकी भी गुंजाइश नहीं होगी। सरकार के पास रिकॉर्ड बेहतर तरीके से आएंगे। कई बार होता यह है कि कुछ सामान्य नाम जैसे होते हैं, एक नाम के कई किसान किसी भी गांव में या किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं और उसमें गड़बड़ियां हो जाती है। लेकिन जब सबके अपने अपने जो नंबर हैं वो यूनिक होंगे, सबके अपने अपने किसान आधार कार्ड होंगे, तो वो इसको रजिस्ट्री अभी कहा जा रहा है कि अभी उसकी रजिस्ट्री होगी, क्योंकि उसके बाद फिर ये कार्ड मिलेंगे। जब वो नंबर यूनिक होंगे तो किसानों को जो सुविधाएं मिलनी है उस नंबर के आधार पर मिलेगी, यानी सबके एक कोड बन जाएंगे। इसके अलावा कई अलग अलग विभाग हैं जो कि किसानों से डील करते हैं। राजस्व विभाग है, गन्ना विभाग है, आईटी विभाग है, ये तमाम जो विभाग हैं वो किसानों से, क्योंकि गन्ना विभाग उत्तर प्रदेश में गन्नों की पैदावार को लेकर एक अलग होता है, राजस्व विभाग किसी तरीके की प्राकृतिक हानि क्षति की दृष्टि में जो मुआवजे होते हैं उसको लेकर करता है। जब वो सारी चीजें किसान अपने किसान आधार कार्ड के जरिए ही बताएगा, तो उस एक नंबर से सब कुछ लिंक करने की कोशिश है। दूसरा, अब इसमें ऐसा क्या होगा जो उसको बाकी किसी कार्ड से अलग बनाता है, या हमारे वो जो दर्शक जो कि खेती किसानी से जुड़े हैं, उनको कौन-कौन सी जानकारियां अपने पास या जो जानकारियां सरकार को देनी होंगी उनके पास उपलब्ध होनी चाहिए, उसकी अगर बात करूं तो उसमें सभी किसान जो हैं जिनके नाम पर ये कार्ड बनने हैं, उनका नाम, उनके पिता का नाम, स्वामित्व वाली सभी की गाटा संख्या, यानी कि जो खेती किसानी और जो उनको तमाम जो अब उनकी भूमि होती है उसकी गाटा संख्या, अगर मान लीजिए जो बटाई की या जो बाटेदारी में या आपसी हिस्सेदारी में इस तरीके से किसानी होती है, जो हम पूर्वांचल में काफी देखते हैं, बुंदेलखंड में काफी देखते हैं, यानी कि सह स्वामित्व वाली होगी, तो उसमें भी उस गाटे में किसान का अंश कितना है, वो कितने फीसदी पर बंटवारा हुआ है, वो हो मोबाइल नंबर और आधार नंबर, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था। ये तमाम जानकारियां उस किसान आधार कार्ड में होंगी। यानी खेती किसानी से जुड़े अभी क्या होता है कि किसानों को मुआवजा चाहिए तो वो आधार कार्ड अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर लगाते हैं, बैंक की पासबुक को बैंक के प्रूफ के तौर पर लगाते हैं, अलग अलग योजनाओं के लाभ लेने के लिए उनको अलग अलग डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश ये है कि किसानों से जुड़ी तमाम जो स्कीमें हैं उसको यूनिफाइड कर दिया जाए और उसके लिए वो जो एक यूनिक आईडी हर एक किसान की, मान लीजिए उत्कृष्ट चतुर्वेदी एक किसान है या वरुण कुमार एक किसान है, तो हमारी तमाम जानकारियां एक कार्ड पर रहे,
कल को आप खेती किसानी से जुड़े किसी भी विभाग के पास जा रहे हैं, अगर आप राजस्व विभाग के पास जा रहे हैं मुआवजे के लिए, और मान लीजिए मेरा कोड 001 है, तो मुझे उनको बताना है कि भाई मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी किसान हूँ और मेरा कोड 001 है। जब वो 001 की एंट्री करेंगे, तो चूंकि सरकार ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री के समय पर ले रही है, तो ढेर सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट ना लाकर उस कार्ड को जब आप लाते हैं, उससे वेरिफिकेशन हो जाएगा, और जब वो कोड डाल दिया जाएगा, यानी कि जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड नंबर होगा, जब वो डाला जाएगा, तो उससे उस विभाग को किसान के उन तमाम कागजातों की जानकारी मिल जाएगी, और किसानों को ढेर सारे कागज, और कई बार हम देखते हैं खासतौर पर जो एक बात मुझे लगता है कृषि मंत्री ने नहीं कही, लेकिन जो कुछ अधिकारियों ने हमको कही, कि सबसे बड़ा फायदा वरुण इसका तब होगा जब किसानों पर प्राकृतिक आपदाओं, खासतौर पर बाढ़ जैसी मार पड़ती है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कई बार आपके जो तमाम जरूरी कागजात हैं वो खो जाते हैं। अगर आपको अपना किसान आधार कार्ड नंबर याद है, तो उस एक नंबर से, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्री के समय पर ही जमा करा चुके होंगे, आपको बाकी सुविधाएं मिलने लगेंगी। ये सुविधा कैसे मिलेगी, थोड़ा सा वो बता देता हूँ। सरकार की ओर से एक एग्रीस्टेक विकसित करने की योजना है, और उसमें उसी में ही किसानों की रजिस्ट्री होगी। मोबाइल ऐप पर, जो कि केंद्र सरकार ने तैयार कराया है, प्रदेश सरकार अपने हर एक किसान का विवरण दर्ज करेगी। 1 जुलाई से, यानी जुलाई महीने में इसकी शुरुआत होनी है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश सरकार का अभियान चलेगा। हर एक गांव में शिविर लगेंगे, जहां 2-2 कर्मचारी रहेंगे, और जो जानकारी मैंने आपको शुरू में बताई थी, मतलब नाम, किसान का नाम, डाटा संख्या, उसमें हिस्सेदारी, पिता का नाम, वो तमाम जानकारी और तमाम डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। और इसी से कल को मान लीजिए कोई किसान किसी तरीके का एक सवाल ये भी उठा कि अगर बैनामा कराता है, विरासत वो अपनी लिखता है, तो उसमें जब वो लिखावट हो जाएगी, यानी कागज पर आप कोई चीज लिख देंगे, आप अपनी स्वामित्व की चीज किसी और को दे रहे होंगे, इसका कागज आपका तैयार हो जाएगा, तो रजिस्ट्री में भी, यानी कि इस किसान आधार कार्ड में भी उसका उल्लेख किया जा सकता है। और हर बार जब फसलों का विवरण होता है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए, या फिर 2 सत्रों में घाटे में जो 2 सत्रों में फसल होती है उत्तर प्रदेश में, उसका भी विवरण इस किसान आधार कार्ड में होगा। तो ये एक तरीके से आपका ऑनलाइन खाता है, इस एक खाते में सारे डॉक्यूमेंट भी हैं, वो वेरीफाई हो जाएंगे। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? उत्कर्ष, बस मतलब बहुत एक लाइन में कि जो अब किसान सम्मान निधि जो मिलती है, जो किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि के जरिए जो पैसा पहुंचता है, अगर ये कार्ड नहीं होगा तो क्या वो पैसा उन तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब जो तय तारीख है उसके बाद? अभी इसके लिए इसलिए काफी समय का वक्त रखा गया है, ताकि 1-2 डेमो और मॉडल रन टेस्ट हो जाएं। अभी जो प्रारंभिक तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है वो दिसंबर है, और जुलाई में रजिस्ट्री होनी है, जुलाई में किसान आधार कार्ड बनने हैं, तो जुलाई से दिसंबर के बीच में जो पेमेंट आएंगे, एक बार ये देख लिया जाएगा कि सारा वो जो लिंक होने हैं डॉक्यूमेंट, वो हो पाए कि नहीं हो पाए। और अगर मान लीजिए उसमें किसी तरीके की रिव्यू की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो संख्या रिव्यू की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का यही मानना है कि अब एक ही नंबर से सब कुछ हो, उसमें खाते नंबर की बात ना हो, क्योंकि कई बार, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि मान लीजिए वरुण या उत्कर्ष एक बड़ा कॉमन नाम है, अब कई सारे किसान होते हैं जिनके नाम अगर उत्कर्ष हैं, तो उसमें खातों में गड़बड़ी हो जाती है। तो सबके साथ एक कोड होना बहुत जरूरी है, और सह स्वामित्व में दिक्कत ज्यादा होती है जब एक खाता होता है और कई मालिक होते हैं, जैसे एक घर में 3-4 किसान हैं जिनकी अलग अलग जमीनें हैं, लेकिन खाता एक ही है घर में। तो वो दिक्कत दूर हो जाए उसके लिए, कि सबको पैसे मिल गए, किसी के नहीं निकाले, वो किसान आधार कार्ड ही वो माध्यम होगा। लेकिन उसमें अभी वक्त है, उसके लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मतलब हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा, हाँ, किसान आधार कार्ड की जरूरत होगी, लेकिन आप ये मत सोचिए कि अगली किस्त नहीं आएगी। दिसंबर तक सारी किस्तें जैसी आती है वो वैसी ही आती रहेंगी। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। यूपी के सभी एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ा जाएगा। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के अलावा ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए एजेंसी का चयन यूपीडा ने कर लिया है। एजेंसी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और यूपीडा की बोर्ड बैठक में बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई। उत्कर्ष, ये क्या प्रस्ताव है? ये जो एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया जाएगा, इससे जो इस्तेमाल करता है उनको क्या फायदा होगा? हम सबसे बड़ा मतलब एक फायदा आम ये आदमी के तौर पे हम इसे क्या कैसे समझें? हाँ, चलिए वैसे ही समझाता हूँ। अभी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा एक्सप्रेसवेज हैं, इसमें एक यमुना एक्सप्रेसवे आता है, जो कि नोएडा से आगरा के बीच है। दूसरा आ जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तीसरा हो जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि गाजीपुर तक है, और उसके बाद वो बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बनता है, यानी कि वो लखनऊ से शुरू होकर आगे तक जाता है। इसके अलावा एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जिसका लिंक एक्सप्रेसवे चित्रकूट तक जाता है। अभी क्या है,
आप मान लीजिए नोएडा से निकले और आपको इस प्रदेश के किसी भी हिस्से में जाना है, तो नोएडा से आप आते हैं आगरा तक, आगरा से एक कॉमन रोड आती है जो कि सर्विस रोड है, और उसके जरिए आप पहुंचते हैं नोएडा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक। आप लखनऊ तक आ जाते हैं, बीच में पैच आपको मिलता है, अगर मान लीजिए आपको बुंदेलखंड जाना हो तो आप एक्सप्रेसवे से ही चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत जो आती है वो ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं जुड़े हैं। तो आप लखनऊ शहर के अंदर आते हैं या आप लखनऊ शहर में प्रवेश करते हैं, लखनऊ शहर के पूरा ट्रैफिक लोगों को मिलता है, और उसके बाद लखनऊ शहर के एक दूसरे हिस्से से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जाते हैं। तो वो जो कमी है, अब एक्सप्रेसवे पर तो ट्रैफिक बड़ी तेजी से आता है क्योंकि वो 4-4 लेन के एक तरफ बने हुए हैं, 3 से 4 लेन के एक तरफ बने हैं। लेकिन जब वो सारा ट्रैफिक उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर वो एक्सप्रेसवे आके खत्म होते हैं, और उसके बाद उनमें से अधिकतर लोगों को आगे जाना हो, किसी और एक्सप्रेसवे का प्रयोग करना हो, तो पहले वो उस पॉइंट पर यानी कि लखनऊ पर आकर सारी गाड़ियां लखनऊ आ जाती हैं। इसको बहुत और आसान समझाऊं, आगरा से किसी ने एक्सप्रेसवे पकड़ा, लखनऊ आया, लखनऊ शहर में प्रवेश करने के बाद पूरे लखनऊ को पार करने के बाद वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लखनऊ से ही पकड़ पाएंगे। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि लखनऊ पर ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, और वो जो ट्रैफिक है या वो जो एक्सप्रेसवे का एक असली लाभ मिलना चाहिए, जो बात कही जा रही है कि भाई आप तेज गति से अपने गंतव्य तक पहुंचे, आपका समय कम लगे, वो ऐसे बॉटलनेक पॉइंट्स पर आकर वो समय खराब हो रहा है। और आज की तारीख में इकलौता एक्सप्रेसवे ऐसा है, और इसीलिए जो बात है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की जरूरत है, जिसमें तमाम शहरी सीमाओं को पार कर लिया जाए। लेकिन सरकार ने जो प्रपोजल बनाया है वो ये बनाया है कि भविष्य में जैसे गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि कुंभ से वो पहले तैयार हो जाएगा, सभी एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएं, यानी पूर्वांचल से आपको बुंदेलखंड जाना हो तो उसकी भी सहूलियत हो। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भी उस तरीके से जोड़ नहीं है, अगर कोई लखनऊ पहुंचता है तो वो वापस वो लखनऊ से फिर वो आगे जाते हैं, तो वैसे जोड़ मिले। एक व्यक्ति अगर एक्सप्रेसवे पर आया है तो उसको जिस शहर में उतरना है सीधा वो वहां उतरे, बीच में किसी और शहर पर आकर वो ट्रैफिक का लोड उन शहरों पर ना पड़े, और उस व्यक्ति का भी समय या उस वाहन का समय जो लगना है वो खराब ना हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरे के पूरे डीपीआर को मंजूरी दी गई है। वरुण, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में निर्माणाधीन नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर के विकास की समीक्षा की है। अब यहां पर मैं आपसे बहुत सीधा सवाल उत्कर्ष के ये सरकार का जो प्लान है वो प्लान क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर पर? हम देख रहे हैं लगातार सीएम योगी बहुत गंभीर दिखाई दे रहे हैं, और लगातार इस तरह की मीटिंग्स की खबरें रोजाना हमारे सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर आप मुझे बताइए कि सरकार का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फोकस है ये क्या है? अब देखिए, दो कारणों से ये रिव्यू मीटिंग हो रही है वरुण। एक तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपने बात कर ली वो है गंगा एक्सप्रेसवे। सरकार की कोशिश ये है कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाना चाहिए। उसको लेकर रिव्यू किया गया क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे में जो हम देखते हैं वो उन तमाम इलाकों से होकर निकलेगा जो कि गंगा नदी के किनारे होंगे। और उसके बाद राज्य सरकार ये तैयारी कर रही है कि कुंभ से पहले यानी कि 2024 का अंत, इसी बात को ध्यान में रखकर उसको रिव्यू किया गया है कि अगर कुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेस तैयार हो गया तो मेरठ से प्रयागराज तक, और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि मेरठ भी वो हिस्सा है जहां पर कई श्रद्धालु हैं जो बकायदा प्रयोग करते हैं, गंगा जी का जल लेते हैं, और वहां से यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रयागराज तक जो लोग कुंभ आना चाहते हैं और सड़क मार्ग से आना चाहते हैं, वो तमाम जो ट्रैफिक लोड है उस पूरे पुराने हाईवे के रास्ते पर, क्योंकि मेरठ अभी देखिए आप किसी एक्सप्रेसवे का, खासतौर पर आगरा लखनऊ या फिर यमुना एक्सप्रेसवे का हिस्सा नहीं है, तो जी। वो नहीं जुड़ा है। तो वो फायदा मिल पाएगा कि मेरठ से, जहां पर हमने देखा कि वहां पर जो तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर जो घाट है, वहां पर भी कई श्रद्धालु हैं जो कावड़ के दौरान हमको दिखाई देता है, बड़े मेलों पर दिखाई देता है कि वो वहां पहुंचते हैं, उसको प्रयागराज से जोड़ा जा सके, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो लोग कुंभ में आना चाहें उनको सहूलियत मिल जाए। प्रयागराज कुंभ 2025 में होना है और इसलिए डेडलाइन 2024 की रखी गई है, खासतौर पर गंगा एक्सप्रेसवे की। इसके अलावा जो थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में आपने पूछा था कि एक्सप्रेसवे की बात, तो जैसे अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमको गाजीपुर तक दिखाई देता है, लेकिन बलिया से बहुत ट्रैफिक आता है और बलिया के आगे बिहार हो जाता है। तो बिहार से जो कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश आ रहा है और मान लीजिए उसको राजधानी लखनऊ तक आना है, तो पहले उनको जो सीमा पर जिला मिलता है वो बलिया मिलता है। बलिया से गाजीपुर तक एक लिंक एक्सप्रेसवे बन जाए। लिंक एक्सप्रेसवे का मतलब ये होगा कि वो पूरा एक्सप्रेसवे तो नहीं होगा,
लेकिन वो एक्सप्रेसवे को जोड़ने का भी काम करेगा। तो जैसे एक्सप्रेसवे की सहूलियतें होती हैं उससे कुछ कम, लेकिन सड़क सीधा एक्सप्रेसवे पर आकर जुड़ेगी, चौड़ाई उसकी भी बेहतर होगी, सुविधाएं भले कम हो लेकिन वो बीच बीच के शहरों को भी जोड़ेगा, इसलिए उनको लिंक एक्सप्रेसवे का नाम दिया कि वो जुड़े। इसी तरीके से बुंदेलखंड में भी हमने देखा कि चित्रकूट तक, जो कि सरकार के लिए एक धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र होना है, अयोध्या के बाद चित्रकूट के विकास को, क्योंकि वहां पर भी भगवान राम से जुड़ी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार हाईलाइट करना चाहती है। तो चित्रकूट तक लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम एक और कारण से किया गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को जोड़ने का काम, जिस पर हमने कल चर्चा की थी वरुण, वो है डिफेंस कॉरिडोर। तो इन सारी जो सड़कों का रिव्यू हुआ है ना, इसका एक दूसरा पहलू ये है कि एक तो ये आपके ट्रैफिक को, मूवमेंट को, यातायात को, कुंभ को देखते हुए जो तमाम ह्यूमन लोड आना है, यानी कि जो लोग आएंगे उनके लिए यातायात को सुगम बनाएगा, उनके लिए सहूलियत पैदा करेगा। दूसरा जो एक दूरगामी योजना है कि तमाम एक्सप्रेसवे ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं या उनके लिंक एक्सप्रेसवे ऐसे डिजाइन किए जा रहे हैं कि भविष्य में जो डिफेंस कॉरिडोर बनना है वो इन एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ सके, ताकि जो हमने कल बात की थी कि जब डिफेंस कॉरिडोर पूरे तैयार हो जाए तो वहां से जो उत्पाद बने, जो रक्षा उत्पाद बने, उनका जो एक्सपोर्ट होना होगा, जो चीजें बाहर जानी होगी या जो चीजें रक्षा के हिसाब से जो बेहद संवेदनशील इलाकों में जानी होगी या आसपास के एयरपोर्ट पर जानी होगी, उस ट्रांसपोर्टेशन में बेहद कम समय लगे और ये सड़कें ठीक। इतनी चौड़ी, इतनी मजबूत हों कि जो बड़े भारी वाहन चाहिए होते हैं, अब आप सोचिए आपको टैंक ले जाने तो आप कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? आपको रेल लाइन तक ले जाने के लिए उतने बड़े वाहन चाहिए जो टैंकों को उठाकर ले जा सके, जो उन बड़ी बड़ी तोप को उठाकर ले जा सके। तो उसके लिए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं ताकि इनको शहरों से या सेंटरों से लिंक किया जा सके। बिल्कुल। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं उत्कर्ष। यूपी 112 के काफिले में 6,278 वाहन हो गए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,778 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई और इससे यूपी 112 का रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, जरूरतमंदों तक तेजी से मदद भेजी जा सकेगी। सीएम योगी ने कहा कि हमने यूपी 112 के रिस्पॉन्स टाइम को कम करने और पीआरबी 112 की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया है। उत्कर्ष, सीधा सवाल, यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए और क्या किया जा रहा है? मतलब हम ये लगातार देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस वक्त सरकार का जोर है, पुलिसिंग पर सरकार का जोर है, यानी कि कई, अच्छा डिफेंस कॉरिडोर की हमने कल बात की ही थी, कई ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें दिखाई देता है कि यूपी सरकार का जोर है। तो फिलहाल पुलिसिंग की बात, पुलिसिंग पर और ये जो अभी यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए क्या कर रही है सरकार? एक चीज जिसका आपने जिक्र किया, जिस खबर से ही आपने इस पूरी सवाल को उठाया है, वो सीधी बात ये है कि जो 112 का सिस्टम है, जिसको पहले डायल 100 कहा जाता था, जी। ये एक राजनीतिक विषय भी हो जाता है जब आप इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार इस बात का क्रेडिट लेती है कि ये डायल 100 का पूरा सेटअप या सिस्टम उनका था। लेकिन योगी सरकार हमेशा ये कहती है कि आपने सेटअप या सिस्टम आइडिया लाया, लेकिन उसको जो जमीन पर जिस तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए वो हम किए। और आज की भी कोशिश, कि आज भी जो हुआ, जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं, वो भी उसी के क्रम में एक है। और जो वाहन बढ़े हैं वरुण, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब तक उत्तर प्रदेश में यूपी 112 की जो गाड़ियां होती थी, हम नहीं चाहेंगे कि किसी को जरूरत पड़े, लेकिन किसी भी मदद की जरूरत पड़े, अमूमन अमूमन उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों ने 112 की गाड़ियां देखी होंगी, वो 4 पहिया वाहन होते थे। आज जो करीब 1700 या करीब 1800, कह लीजिए 1778 नए वाहन हैं, इसमें टू व्हीलर भी है, कई सारी बाइकों को भी शामिल किया गया है और 2 पुलिस वालों की यूनिट रहेगी, यानी एक बाइक चलाएंगे और दूसरा उस पर बैठेंगे, और इन गाड़ियों को भी 112 के पूरे सिस्टम में जोड़ा गया है। उसका कारण एक फीडबैक है वरुण, मतलब दिलचस्प फीडबैक है, और कई बार लगता है कि चलिए इस तरीके के फीडबैक पर काम हो रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है। वो आपको बताता हूँ। एक जी चीज उत्कर्ष। सामने आई थी, वो बात ये थी वो बात ये थी कि देखिए, यूपी 112 की गाड़ियां कई बार छोटे-छोटे मोहल्लों या खासतौर पर गांवों में, क्योंकि वो 4 पहिया वाहन है, जहां विवाद होता है वहां नहीं पहुंच पाती। और हम्म। उस फीडबैक को सरकार ने बड़ी सीरियसली लिया, बड़ी गंभीरता से लिया, और सरकार ने ये माना कि नहीं, अब उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। और इसीलिए आज जब करीब 1800 नए वाहन जुड़े हैं, तो उसमें बाइकों की संख्या काफी ज्यादा है, दोपहिया वाहनों की संख्या काफी ज्यादा है, जो कि अब जैसे उन गलियों में या उन जगहों पर, यूपी 112 सिर्फ और सिर्फ क्राइम कंट्रोल का काम नहीं करती है, इमरजेंसी में या इस तरीके की चीजों पे, पेट्रोलिंग पे भी यूपी 112 का प्रयोग होता है। तो अब उन गलियों में या छोटे मजरों में या उन पुराने, जिसको हम बोलते हैं खड़ंजों वाले रास्ते जो गांव में होते हैं, वहां पर भी पुलिस पहुंच सके, पुलिसिंग दिखाई दे,
तो एक कोशिश की है। आधुनिकता के क्रम में आपने पूछा क्या है, ट्रैफिक पुलिस की एक बकायदा योजना आई है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है और पूरे देश में हमने देखा है, इस बार खूब गर्मी पड़ी है। अब उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस के कई सारे जवान और आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद सभी जवान आपको हाईटेक हेलमेट पहने दिखाई देंगे। ये हाईटेक हेलमेट एक तरीके से एसी हेलमेट है। हर ट्रैफिक कांस्टेबल जो हैं, ये जो ट्रैफिक के जवान हैं, हाँ, पिछले उनको एक दिनों तरीके से तस्वीरें भी उसकी वायरल थी। जी, उनकी बेल्ट में एक पावर बैंक लगाया गया है और वो जो हेलमेट है वो पूरी यूएसबी वायर के ज़रिए उस पावर बैंक से जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, वो जो पूरा हेलमेट है, वो भी खुली टोपी की तरह जो होता है, हेलमेट खुला होता है, वो पूरा बंद है। आपके कानों के आस-पास आकर वो बंद करता है, वो अंदर एक वैक्यूम का काम करता है और जो गर्म हवा होती है उसको बाहर निकालता है और हल्की कूलिंग वो वहाँ पर जनरेट करता है। एक छोटी-सी मोटर लगाई गई है। तो जो विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं वो अ, उनको दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा करीब सवा करोड़ रुपए और मंजूर किए गए थे कुछ ऐसे परियोजनाओं के लिए, बॉडी वर्न कैमरों के लिए और ये पेट्रोलिंग से जुड़ी पुलिस के लिए खासतौर पर था वरुण, कि पुलिस जब कहीं जाती है तो कई बार जैसे बाद में विवाद होता है। बॉडी वर्न कैमरा क्या है कि आपके वर्दी में ही वो कैमरे लगे होंगे जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती और कोई ऐसी स्थिति है या विपरीत परिस्थिति है जहाँ यूपी पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पहुंची है, कैमरे को कंट्रोल रूम से एक्सेस किया जाए, इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है ताकि आप वहीं देख सकते हैं कि स्थिति क्या है और अगर लगता है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस स्थिति का आकलन करके और अगर फोर्स भेजने की जरूरत है या वस्तु स्थिति क्या हुई, कई बार होता है कहानी बाद में सामने आती है और उसका एक बिल्कुल, दूसरा पहलू जो कई सीनियर अधिकारी कई हैं उन्हें क्या है मर्तबा ऐसा लोगों हॉलीवुड मूवीज में देखा है। हाँ, तो मैं उसका एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू आपको बता रहा था कि वो पुलिस कंट्रोल और क्राइम कंट्रोल में जो आपको मदद मिले तो मिले। कई सीनियर आईपीएस रिटायर्ड अधिकारी ये भी बोलते हैं कि कई बार ये होता है कि देखिए पुलिस में 1-2 लोग ऐसे भी होते हैं जो गलतियां करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे या उसमें लोग नहीं पकड़ा है, वो खबरें हमने देखी हैं। लेकिन गलती किसकी थी? क्या पैसा लिया, नहीं लिया? जब कैमरे वर्दी पे ही कैमरा लगा होगा तो वो बदतमीजी की घटना है, वो रिश्वतखोरी की घटना है। उस पर भी कंट्रोल पाया जा सकेगा। कई सीनियर अधिकारी उसमें जो बड़ा दिलचस्प एंगल लेकर आते हैं, वो इसका भी लेकर आते हैं। ये सिर्फ क्राइम ठीक है। कंट्रोल के काम नहीं बल्कि पुलिस की बेहतर इमेज के भी काम आएँगे। ठीक है, यानी अब पुलिस और हाईटेक होने वाली है उत्तर प्रदेश की। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि एमएसएमई मजबूत स्थिति में हो। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी पर प्रकृति का आशीर्वाद है। यहाँ अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के हस्तशिल्प उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन कई बार यह सहयोग की कमी की वजह से अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे के मौके पर उन्होंने ये तमाम बातें कही। उत्कर्ष, एमएसएमई को लेकर सीएम ने और क्या कहा और यूपी सरकार का क्या प्लान है एमएसएमई को लेकर? जितने भी लोग, जो भी हमारे दर्शक एमएसएमई से जुड़े हैं, यानी कि लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े हैं, उनके लिए सबसे बड़ी घोषणा मैं आपको बता देता हूँ। अब वो जी। शायद इस पूरी आपने जो इंट्रो रखा उसमें शायद बात नहीं आ पाई। उस पूरे प्रोग्राम में जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, उन्होंने आगे ये कहा, आपको 1000 दिन की छूट दे देते हैं। 1000 दिन का मतलब होता है मोटा-मोटा 3 साल। तीन अगर आप साल उसको 300 के हिसाब से 365 के हिसाब से देखें। जी। उन्होंने बोला 1000 दिन की हमसे छूट ले लीजिए, एमएसएमई से जुड़े लोगों को या एमएसएमई लगाने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश का कोई भी विभाग परेशान नहीं करेगा। आप अपना व्यवसाय विकसित करिए, 1000 दिन की छूट ले लीजिए और उसके अलावा पॉलिसी के तहत हम आपको जो-जो सहायता दे सकते हैं, चाहे वो भूखंड आवंटन की हो, चाहे वो आर्थिक मदद हो, ये सब हम देने को तैयार हैं। आप उत्तर प्रदेश में निवेश करिए, आप अपना व्यवसाय डेवलप करिए, 1000 दिनों में अपने व्यवसाय को इतना स्टेबल बनाइए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो बाकी विभाग हैं और परेशानी से मतलब उनका ये था कि कई बार ये होता है कि आपसे कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, कुछ मानकों की बात होती है तो नोटिस आ जाते हैं और वो कोई जिन्होंने कागज बिल्कुल पूरा नहीं होता, कोई और जी। समस्या होती है। जी, और ये लघु और मध्यम उद्योग हैं। तो अगर ये कागज़ी कार्रवाई में फँस जाते हैं तो प्रोडक्शन हैम्पर होता है। तो उन्होंने बोला कि आपको मज़बूत होने तक का वक़्त हम आपको दे रहे हैं और उ उसके बाद जो उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश को वो जो देश में बात चलती है ना कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश उसमें से एक लार्जर स्टेट के तौर पर अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, वो सिर्फ़ बड़े उद्योगों से नहीं होगा। बड़े उद्योगों से हम काम कर रहे हैं, लेकिन छोटे उद्योगों से भी होगा और छोटे उद्योगों में रोज़गार देना पास के इलाकों में, यानी अगर मान लीजिए किसी एक इलाके में बरेली मान लीजिए एक जिला है, बरेली में कोई एक एमएसएमई का उद्योग लगेगा तो वो बरेली के आसपास के लोगों को रोजगार ज्यादा देगा। तो एमएसएमई को इसलिए भी परेशान नहीं करना है क्योंकि वो यूनिट जितने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगेंगी वहां वहां पर स्थानीय स्तर पर जो रोजगार हैं वो भी डेवलप होंगे। उन्होंने कहा कि हम करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा का लोन हम एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को
अलग-अलग स्कीमों के ज़रिए देने को तैयार हैं। और इसके अलावा एक रैंप योजना की उन्होंने बात कही है। रैंप योजना दरअसल ये है कि एमएसएमई से जुड़े कई सारे उद्योग ऐसे होते हैं जो अपने हिस्से की जो फीस वगैरह होती है, वो उसको समय पर पे नहीं कर पाते। तो जो छोटी इकाइयाँ हैं जिनकी लेट फीस वाली जैसी दिक्कतें हैं, उसको दूर करने के लिए बाकायदा जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो एमएसएमई की परफॉर्मेंस को राइज करने के लिए और एक्सेलरेट करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए और तेज करने के लिए रैंप स्कीम आई है। इस स्कीम के जरिए भी एमएसएमई से जुड़े जो उद्यमी हैं, वो अपनी फीस वगैरह की जो दिक्कतें हैं कि वो बाकी लाइनों में या बाकी विभागों के जो चक्कर होते हैं वो ना लगाने पड़े। और वापस इस पूरी बात को खत्म करने से पहले एक चीज कहूंगा, जो हेडलाइन है वो यही है, 3 साल की छूट बहुत बड़ी छूट होती है। और योगी आदित्यनाथ के वो कहने का आशय है, वो निवेश के लिए उत्तर प्रदेश के द्वार खोलना चाहते हैं, लोगों को एक तरीके से आकर्षित कर रहे हैं कि 1000 दिन बिना रोक टोक आप काम करिए, बड़ी इंडस्ट्री में या बड़े मजबूत व्यापार में अपने व्यापार को कन्वर्ट करिए। बिल्कुल, यानी निवेश ज्यादा आएगा, रोजगार ज्यादा पैदा होगा। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद है हमारा ये शो, हमारा ये वीडियो हमारे दर्शकों को, आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके जो भी सवाल हों कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। कल के शो में चुनिंदा सवालों के जवाब देंगे। तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ, ताकि यूपी की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।